हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, और प्रस्तावना पढ़ते पढ़ते अब हम आ चुके हैं भारतीय संविधान के उद्देश्यों की तरफ। और उद्देश्यों में भी हमने सबसे पहले न्याय पढ़ा, न्याय के बाद हमने बात की किसके बारे में? स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। आप लोगों को प्रस्तावना याद कर लेनी है। कितने लोगों ने याद कर ली? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रस्तावना से जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि न्याय हमने लास्ट पढ़ा उद्देश्यों में, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय थे? 3 न्याय। ये तीनों न्याय किस देश के संविधान से या किस देश की क्रांति से प्रभावित थे? रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 के अंदर, ठीक है, वहां से प्रभावित थे। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा और कहां पर है? नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 38 के अंदर। ये बात हमने देखी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रहे अब स्वतंत्रता के बारे में। अब स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता के कुछ यहाँ पे आप लोगों के सामने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में आप लोगों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है? 5 प्रकार की है, जिसमें विचार की स्वतंत्रता है, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, विश्वास, बिलीव, धर्म, फेथ और उपासना यानी वर्शिप। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं आप लोगों को दी गई हैं। पहली बात तो क्या ध्यान में रखनी है कि इन स्वतंत्रताओं का क्रम दिमाग में रखना है। कंपटीशन एग्जाम में स्वतंत्रता का क्रम पूछ लिया जाता है सीक्वेंस जमाने के लिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का सही क्रम है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, विचार। इस लेवल पे क्वेश्चन आता है पहला। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वहां पे विचार लिख के डैश डैश करके विश्वास लिख दिया और बीच में एक शब्द छोड़ दिया अभिव्यक्ति, और 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। आपने अगर व्यवस्थित तरीके से एक प्रस्तावना याद की है तो आप क्वेश्चन को अटेंड करके आओगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है अब समझना। सबसे पहले तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? आजादी हो गया, ठीक है। 2 बेहतरीन परिभाषा बता रहा हूं, उसके बाद वापिस हम इस तरफ आएंगे। सबसे पहले एक विचारक हैं जिनका नाम है जीन जैक रूसो। रूसो की एक परिभाषा है, यहां पे देखना, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह सदा समाज की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और यह स्वतंत्रता के ऊपर सबसे बड़ा इन्होंने आलोचना भी बताई थी ये कि मनुष्य क्या होता है? स्वतंत्र पैदा हुआ है। मनुष्य का जब जन्म हुआ है उस समय उसको कुछ नहीं पता है कि कौन मेरे माता पिता हैं, कौन समाज है मेरा, कुछ नहीं आइडिया है। पर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाद समाज के बंधनों में वो बनता जाता है और उसकी स्वतंत्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। आई बात समझ में? और एक और व्यक्ति हैं, राजस्थान पत्रिका में इनकी कथन ये लगातार आता है, जिनका नाम है वाल्टेयर। क्या नाम है? वाल्टेयर। वाल्टेयर की परिभाषा है, हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाऊं, आपके विचार इतने बुरे हैं कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाऊं, लेकिन आपके विचार प्रकट करने के अधिकार की रक्षा करूंगा। वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आपके विचार जो हैं वो विचार अगर सही नहीं लग रहे मुझे तो भी एक बार मैं आपके विचार सुनना चाहूंगा। हो सकता है आपके विचार मान लो कि सहमत में नहीं हूं, पर आपके विचार ऐसे हैं जो मानव जाति का कल्याण कर सकते हैं, तो आपके विचार सुनने जरूरी हैं, ठीक है। तो ये वाल्टेयर की परिभाषा है जो राजस्थान पत्रिका में भी लिखी हुई रोज मिलेगी आप लोगों को। और रूसो ने क्या कहा था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर समाज ने उसे जंजीरों में जकड़ा है। और स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जो भी करे आजादी स्वतंत्रता होता है? नहीं। स्वतंत्रता का बेसिक मतलब यह होता है कि व्यक्ति अपने आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र है और बाह्य मामलों में भी स्वतंत्रता है, पर उसको स्वतंत्रता उस सीमा तक है जब तक कि उसकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं पैदा करे। जैसे समझना कि मुझे यह हाथ घुमाने का अधिकार है, मैं घुमा सकता हूं, अपने चारों तरफ हाथ घुमाता हूं, पर यह हाथ घुमाने के बाद अगर किसी को थप्पड़ लग गया तो यह मेरी स्वतंत्रता नहीं है। मतलब मुझे छड़ी घुमाने का अधिकार उस सीमा तक है जब तक कि वो दूसरे की नाक तक नहीं टकराए। आई बात समझ में? स्वतंत्रता है पर स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं है। भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता आपको दी है वो सकारात्मक है, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, पर जब ये स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगी उस समय व्यक्ति को रोका जाएगा, और यही कहलाती है क्या? सकारात्मक स्वतंत्रता। जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि व्यक्ति जो करना चाहे करने दो। अरे बात समझ में?
पर आप गाली देने का भी अधिकार है, आप दे सकते हो, अरे बात समझ में। पर आपने अगर गाली दी और दूसरे के कान में पड़ गई तो उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो गया। आई बात समझ में? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, समझना। अब यहां पे विचार की स्वतंत्रता आप लोगों के सामने है सबसे पहले। अब यहां से क्वेश्चन क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख और कहां पर है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में। अच्छा, आप लोगों को पता है आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 3, ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, और उसमें भी सबसे पहला अधिकार है समानता का। कौन सा अधिकार है? समानता। दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता। समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक है। टोटली कितने आर्टिकल हैं ये? 4 लग रहे हैं, पर ये 5 हैं, बराबर गिनना एक बार, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्रता उसके जस्ट बाद है, और स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 से लगाकर 22 तक है, जिसमें स्वतंत्रता का उल्लेख है। और उसमें भी अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की अलग अलग स्वतंत्रता दी है। कितने प्रकार की दी है? जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे कि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, पर वर्तमान में कितनी है? 6 प्रकार की हैं स्वतंत्रताएं। अधिकार भी 7 थे, 6 मौलिक अधिकार कर दिए। वैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भी आपको 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी मूल संविधान में, पर वर्तमान में कितनी है? 6 प्रकार की है। जैसे उसमें पहली स्वतंत्रता है विचार व अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और वैसी स्वतंत्रता कहां है? प्रस्तावना में। उसके अलावा भी अनुच्छेद 19 में यह लिखा हुआ है कि व्यक्ति भारत में कहीं पर भी घूम सकता है, कोई संगठन बना सकता है, कोई सम्मेलन का आयोजन कर सकता है। आ रही बात समझ में? मतलब धरना प्रदर्शन देना तो भी दे सकता है, पर सब शांतिपूर्वक। ऐसा कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा जो दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप पैदा करे, या ऐसा कोई धरना या भाषण नहीं होगा जो राष्ट्र की एकता अखंडता में बाधा पैदा करे। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है बात कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता दी हुई विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कहां पे है प्रस्तावना के अलावा? तो अनुच्छेद 19 के अंदर, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद विश्वास और ये धर्म की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 25 से लगाकर 28 के बीच में मौलिक अधिकारों में अलग से प्राप्त है हमको। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? पहली बात, स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में कितनी दी हुई है? 5, पांचों का क्रम ध्यान रखना है। दूसरी बात कि विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तावना के अलावा और कहां पर है? तो अनुच्छेद 19 के अंदर। और अनुच्छेद 19 किसका भाग है? स्वतंत्रता के अधिकार का भाग है। आपको 6 अधिकार हैं हमारे संविधान में। कितने अधिकार हैं? 6। स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार आपको प्राप्त हैं। उसमें से भी पर्टिकुलर अनुच्छेद 19 किसका भाग है? स्वतंत्रता के अधिकार का। और अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की अलग से स्वतंत्रताएं। उसमें से एक स्वतंत्रता लिखी हुई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो यह बात ध्यान में रखना कि प्रस्तावना के अलावा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। उसके अलावा क्या है? तो जो धर्म की स्वतंत्रता है, यह धर्म की स्वतंत्रता प्रस्तावना के अलावा और कहां पे लिखी हुई है? 25 से लगाकर 28 के बीच में। आई बात समझ में? और धर्म का मतलब क्या है? यहां पे पंथ है, ठीक है। धर्म का मतलब नैतिकता नहीं है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताया है। आ रही बात समझ में? तो कुछ बातें लिखना। सबसे पहले लिखो, सबसे पहले तो ये चारों 5 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं उनका क्रम लिख देना। क्रम से लिख देना। स्वतंत्रता के अंदर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। लिख दिया? चलो नेक्स्ट लिखो। लिख दिया था ये लास्ट क्लास में? हाँ, नोट लगा के एक लाइन लिखो। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख, स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19(1) क में किया गया है। अनुच्छेद 19(1) क में किया गया है।
अनुच्छेद 19(1) क में किया गया है। लिखा? ठीक है। जैसे ये अनुच्छेद 19(1) जो है ना, इसके अलग अलग भाग है, क है, ख है, ग है, इस लेवल पे अलग अलग 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। तो जो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, वो अनुच्छेद 19(1) के फर्स्ट में लिखी हुई है, पहली स्वतंत्रता में। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब बात करेंगे। नेक्स्ट लिखो नोट लगा के एक और बात, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख या धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य, अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य ठीक, अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य, ब्रैकेट में कर देना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ब्रैकेट में कर देना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ब्रैकेट बंद, फिर लिखना में उल्लेखित है, में उल्लेखित है। ठीक है, चलो ठीक है, ये डेफिनेशन है, ध्यान में रखना। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर समाज ने उसे क्या किया है? जंजीरों में जकड़े रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि घर वालों को छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है समानता, इक्वलिटी, और 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। ठीक है, प्रतिष्ठा व अवसर की समता या समानता। लिखा प्रतिष्ठा व अवसर की समता। अब यहां पे क्या ध्यान में रखना है? बेसिक तो ये है कि समता कितने प्रकार की दे रखी है, यहाँ पे 2 है, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के विकास के लिए अवसर मिलेंगे और उन अवसरों को प्राप्त करते हुए वो किसी न किसी पद को धारण करेगा, और वही क्या है? उसकी प्रतिष्ठा कहलाती है। आई बात समझ में? जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्टेटस कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ अवसर मिले, और उन अवसरों का लाभ उठाते हुए व्यक्ति किसी पद को धारण कर सकता है। तो दोनों स्वतंत्रताएं, दोनों समानता लिखी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलेंगे? अवसर मिलेंगे, और उन अवसरों का लाभ उठाते हुए व्यक्ति क्या कर सकता है? किसी स्टेटस को प्राप्त कर सकता है। आ रही बात समझ में? और व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे सरकार सबको पढ़ने का मौका दे रही है, कोई पढ़ के कलेक्टर बन रहा है, कोई पढ़ के कंडक्टर बन रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये आप खुद तय करोगे, अवसर सभी को मिल रहे पढ़ने के। ठीक है, बस उन अवसरों के अनुसार हम किस स्टेटस को प्राप्त करते हैं ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या ध्यान में रखना है कि अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा और कहां पर है? तो भारतीय संविधान में आप लोगों को बताया सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है जिसका नाम क्या है? समानता। और समानता के अधिकार का भी फिर से बता रहा हूं, अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 के बीच में, और इसी में एक आर्टिकल है जिसका नाम है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और यही जो अनुच्छेद 16 है यही नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16 में ही जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, पर नौकरियों की जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो सारी की सारी किसकी देन है? अनुच्छेद 16 की देन है, और इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक नोट लगा के एक लाइन लिख देना नीचे, अवसर की समानता का उल्लेख, अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा, अवसर की समानता का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा अनुच्छेद 16 में ब्रैकेट में कर देना समानता का अधिकार,
अनुच्छेद 16 में ब्रैकेट में कर देना समानता का अधिकार। अनुच्छेद 16 में ब्रैकेट में कर देना समानता का अधिकार में किया गया है, में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखनी है आपको बातें, जैसे सुनना यहां पे राष्ट्र की एकता अखंडता लिखा हुआ है प्रस्तावना में, याद किए हो तो ठीक है। अब इसमें एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि अखंडता जो शब्द है प्रस्तावना में, ये मूल प्रस्तावना में लिखा हुआ नहीं था। कौन सी प्रस्तावना? मूल प्रस्तावना। मूल प्रस्तावना मतलब कब की बात हो रही है? 17 अक्टूबर 1949, संविधान सभा का दूसरे वाचन का अंतिम दिन। ठीक है, 17 अक्टूबर 1949। तो उस समय अखंडता शब्द लिखा हुआ नहीं था। और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो आप लोगों को एक सीधा सा लॉजिक है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन ही एक बार हुआ है, और वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ। और उस समय हमने 3 शब्द जोड़े थे, एक तो समाजवाद जोड़ा था, एक पंथ निरपेक्ष जोड़ा, और एक कौन सा जोड़ा था? अखंडता शब्द यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो मूल प्रस्तावना के अंदर केवल और केवल एकता शब्द ही लिखा हुआ था। अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ऐसा लिखा हुआ है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, ऐसे कार्य आपको करने हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी कार्य नहीं हो जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा महसूस हो। उसके अलावा अखंडता शब्द और कहां कहां पे लिखा हुआ है? तो एक और संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम है 16वां संविधान संशोधन। यह 1963 में हुआ था। 16वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 19 देखा अभी आपने, अनुच्छेद 19 के बारे में बात की थी अभी 2 मिनट पहले। अनुच्छेद 19(1) के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी हुई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की थी। तो अनुच्छेद, ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है ना, इन्हीं स्वतंत्रताओं के अंदर अलग से लिखवा दिया था कि अगर ये स्वतंत्रताएं देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाएंगी। कब? 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। पहले अखंडता शब्द लिखा हुआ नहीं था कि अगर किसी व्यक्ति के भाषण देने पर देश की अखंडता को नुकसान पहुंचता है तो उसके भाषण को रोक दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति संगठन बनाता है, क्योंकि संगठन बनाने की स्वतंत्रता है आपको, पर संगठन ऐसा बनाया है जो देश की अखंडता को रोकता है। पहले एकता ही लिखा हुआ था, अखंडता लिखा हुआ नहीं था। पर कब? 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा अनुच्छेद 19 के अंदर हमने अखंडता शब्द जोड़ा। जबकि प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? भारतीय संविधान में अखंडता शब्द जो प्रस्तावना में जोड़ा है वो तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा। ठीक है, और जो अनुच्छेद 19 में जोड़ा है हमने, वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 16वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो लिखना, लिखो प्रत्येक व्यक्ति, एक लाइन लिखना फर्स्ट में, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा प्रत्येक व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो राष्ट्र की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाए। राष्ट्र की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, मूल प्रस्तावना में केवल एकता शब्द था। मूल प्रस्तावना में केवल एकता शब्द था। ठीक है, सुनना यहां पे मैं वापिस एक बार बता रहा हूं, लिख भी देना फिर। प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा, और प्रस्तावना में अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। यह तो प्रस्तावना में जोड़ा गया है, पर प्रस्तावना के अलावा भी एक जगह और भी जोड़ा गया जिसका नाम क्या है?
अनुच्छेद 19 के अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 19(2), 19(3) और 19(4) तीन जगह पे जोड़ा गया, ठीक है। और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 16वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा संविधान? 16वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? 1963 में। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा, आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियां भी पढ़ाई थी मैंने, आपको ध्यान है? भारतीय संविधान की अनुसूचियों में आपको बताया था अनुसूची 3, अनुसूची 3 में किसका उल्लेख था? शपथ का। मतलब भारत के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का उल्लेख कहां पे था? अनुसूची 3 में। तो अनुसूची 3 में जब वो लोग शपथ लेते थे कि हम पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे देश की एकता को खतरा महसूस हो, ठीक है, तो उसी जो शपथ थी उन सभी शपथों में क्या लिखवा दिया? अखंडता शब्द भी जोड़ दिया कि जब भी व्यक्ति शपथ लेता है उस समय अखंडता शब्द भी बोलता है कि मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाए। पहले क्या बोलता था? एकता को नुकसान, पर उसके बाद क्या कर दिया? अखंडता भी जोड़ दिया, ठीक है। और जो अनुसूची 3 में अखंडता शब्द जोड़ा गया, अनुसूची 3 में, वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 16वें संविधान संशोधन द्वारा। बस ये बात क्लियर रखना कि अखंडता शब्द 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और ये कहां कहां पे जोड़ा गया? अनुच्छेद 19, 2, 3 और 4, यहां तीनों जगह, तीन जगह पे जोड़ा। और अनुसूची 3 में भी जोड़ दिया जिसमें शपथ का उल्लेख था, और प्रस्तावना में भी जोड़ा गया, पर प्रस्तावना में 16वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया। प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो लिखिए, ठीक है। तो मूल प्रस्तावना में एकता शब्द ही लिखा हुआ था, लिखना 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया, ठीक है। आगे लिखना, अखंडता शब्द जोड़ा गया, ठीक है। फिर लिखो 16वें संविधान संशोधन, नेक्स्ट लाइन में लिखो 16वें संविधान संशोधन, 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा, 16वें संविधान संशोधन 1963, 1963, 16वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, फिर इस तरह से लिखना 2 कोमा लगा के 3, फिर कोमा लगा के 4, क्योंकि ये तीनों अपने आप में अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग धाराएं। अनुच्छेद 19, 2, 3 व 4 तथा अनुसूची 3 में 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा अनुसूची लिखा है ना, अनुच्छेद 2, 3, 4 तथा अनुसूची 3 ब्रैकेट में कर देना शपथ। आप लोगों को वैसे पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो यहां बता देता हूं ना, ब्रैकेट में कर देना शपथ में, ब्रैकेट बंद, उसके बाद लिखना में अखंडता शब्द जोड़ा गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखना बंधुत्व, हेडिंग लगा देना बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व, बंधुत्व शब्द में क्या क्या ध्यान में रखना है? बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी, यानी अपन कह सकते हैं भ्रातृत्व की भावना, ब्रदरहुड की भावना, ठीक है, भाईचारा, ठीक है। बंधुत्व का मतलब क्या हो गया? बेसिकली भाईचारा, ठीक है। अब भाईचारा के बारे में क्या क्या ध्यान में रखना है? तो आप लोगों ने प्रस्तावना में हम क्रम से देखें, जब सबसे पहले स्वतंत्रता, स्वतंत्रता लिखा हुआ था, स्वतंत्रता के बाद क्या पढ़ा? समानता, ठीक है। और समानता के बाद हमने क्या पढ़ा? बंधुत्व। प्रस्तावना याद है कि नहीं है?
याद है? प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि नहीं है भाई? विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, स्वतंत्रता लिखा हुआ है। उसके बाद प्रतिष्ठा व अवसर की समता, ठीक है। उसके बाद बंधुत्व लिखा हुआ है। तो ये जो तीनों शब्द है हमारी प्रस्तावना में, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हैं। 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति हुई थी। कहां पे? जैसे आप लोगों को बताया, जो न्याय के तीनों न्याय थे, न्याय में हमने पढ़ा ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, वो न्याय किससे प्रभावित थे? रूस की क्रांति से। वैसे न वैसे प्रस्तावना के तीन शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द किस क्रांति से प्रभावित हैं? फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 के अंदर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। तो लिखो एक लाइन, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व 1789 की फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। 1789 की फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। ठीक है, 1789 की फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। दूसरी बात, बंधुत्व शब्द का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा और कहां पे देखने को मिलता हम लोगों को? ठीक है, वैसे वहां पे फ्रेटर्निटी नहीं लिखा हुआ, वहां पे ब्रदरहुड, भ्रातृत्व की भावना लिखा हुआ है, पर वो भी मोटा मोटा किससे जुड़ा हुआ है? बंधुत्व से ही जुड़ा हुआ है। आपने भारतीय संविधान में एक चीज देखी होगी जिसका नाम क्या है? मूल कर्तव्य। सुना है नाम? ठीक है, मूल कर्तव्य थे। मूल कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में था? 4A। ठीक है, 4A में एक ही आर्टिकल था, कौन सा? 51A। ठीक है, और ये मूल जो कर्तव्य थे ये मूल संविधान में नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा ही जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो आप तो बस इतना ध्यान में रखना कि मूल कर्तव्य हैं जो भारतीय संविधान के भाग 4A में है, और इसमें आप लोगों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं? अभी फिलहाल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ठीक है, तो ये 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सारे के सारे कौन से आर्टिकल में लिखे हुए हैं? 51A के अंदर। और इसमें भी एक आर्टिकल है, इसी के अंदर हम सब क्लोज की बात करें, 51AE। ठीक है, ई स्मॉल है। अगर आपको मैं फिर बता रहा हूं, जहां पर भी आपको कैपिटल ABCD मिलती है, ठीक है, तो वो मान के चलना कि वो अपने आप में एक अलग अनुच्छेद है, एक अलग आर्टिकल है। जबकि आपको अगर स्मॉल देखने को मिले, यहां पे मैं अगर लिख देता हूं 51A-B-C, तो मान के चलना कि ये 51A के ही अलग अलग भाग हैं। पर अगर आप लोगों को ऐसा मिले 51, वैसे 51B है नहीं, पर मैं कह रहा हूं 51B जैसा अनुच्छेद मिल गया कैपिटल, तो मान के चलना कि ये क्या है? अलग आर्टिकल है अपने आप में। ठीक है, तो इसमें जो 11 प्रकार के अलग अलग कर्तव्य हैं, उसमें भी एक कर्तव्य है जिसे हम कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 51AE के अंदर, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत के जो भी नागरिक हैं वो भ्रातृत्व, ब्रदरहुड की भावना का विकास करेंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचे। आई बात समझ में? तो आपको भाईचारे के रूप में काम करना है। जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय, ये सब चीजों का त्याग करना है, और आपके अंदर एक ही भावना होना चाहिए कि हम कैसे हैं? तो भारतीय हैं हम, बस। न तो राजस्थानी, न गुजराती, न मेवाड़ी, न बंगाली, न कुछ नहीं, न भाषा के आधार पे, न धर्म, जाति, संप्रदाय, कुछ भी नहीं। वी विल इंडियन, हम भारतीय हैं, बस। आई बात समझ में? तो ये लिखा हुआ है भ्रातृत्व की भावना को लेकर। कहां पे? मौलिक कर्तव्य में। तो लिखना एक लाइन, नोट लगा के, नोट लगा के लिखना, अनुच्छेद 51AE, ऐसा करना है। 51 कैपिटल है, फिर सब क्लोज में ले लेना स्मॉल ई। अनुच्छेद 51AE में भ्रातृत्व, ब्रदरहुड, भ्रातृत्व की भावना, भ्रातृत्व की भावना के विकास करने की बात की गई है। भ्रातृत्व की भावना विकास करने की बात की गई है।
ठीक है, भ्रातृत्व की भावना विकास करने की बात की गई है। लिखा, ब्रैकेट में मूल कर्तव्य लिख देना, ध्यान में रहेगा कि ये मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है। ब्रैकेट में जहाँ लाइन खत्म हो रही है वहाँ में कर देना मूल कर्तव्य। ठीक है, तो भ्रातृत्व की भावना जो है वो कहाँ पे लिखी हुई है, मौलिक कर्तव्यों में भी है और प्रस्तावना में भी बंधुता शब्द लिखा हुआ है, ये बात ध्यान में रखना। यहां से एक और बात क्या ध्यान में रखनी है आप लोगों को, जैसे कि जो प्रस्तावना के हमारी जो संविधान सभा थी, ध्यान है आप लोगों को संविधान सभा, थोड़ी बहुत बातें की है मैंने संविधान सभा को लेकर भी। ठीक है, संविधान सभा में एक समिति जिसका नाम था प्रारूप समिति, क्या नाम था, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आप नाम ध्यान है आप लोगों को, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि स्वतंत्रता को समानता से और समानता को स्वतंत्रता से और स्वतंत्रता समानता दोनों को बंधुता से कभी अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन है उनका, क्या है, स्वतंत्रता को समानता से, समानता को स्वतंत्रता से और स्वतंत्रता समानता दोनों को बंधुता से कभी अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका था, भीमराव अंबेडकर का। तो ये संविधान सभा में उन्होंने कहा भी था। भले हम कहते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति है उससे प्रभावित है, पर कहीं ना कहीं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में भी कहा था, तो इसका महत्व अपने आप में है। तो एक लाइन लिखना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इन्वर्टेड कोमा में लिखना, स्वतंत्रता को समानता से, स्वतंत्रता को समानता से स्वतंत्रता को समानता से तथा समानता को स्वतंत्रता से तथा समानता को स्वतंत्रता से तथा दोनों को बंधुता से तथा दोनों को बंधुता से अलग नहीं किया जा सकता, बंधुता से अलग नहीं किया जा सकता। जिसके लिए इन्होंने एक शब्द दिया था, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। क्या कहा था, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। ठीक है, ये किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इन तीनों शब्दों को इन्होंने एक संबोधन के लिए क्या कहा, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। लिखना चाहो तो लिख देना, नेक्स्ट लाइन में यूनियन ऑफ ट्रिनिटी कर देना और सामने लिख देना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और ये कहा किसने था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी और बराबर करके लिख देना स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। ठीक है, बड़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे ध्यान देना। अब यहां से कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप लोगों को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। आप लोगों को शुरुआत में मैंने जब बताया था, पता है आप लोगों को प्रस्तावना के बारे में, कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान में कैसे आई और प्रस्तावना की वर्तमान स्थिति। ये प्रस्तावना की वर्तमान स्थिति को बताता है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है इसमें, कि ये कुछ कुछ वाद हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था एसआर बॉम्बई वाद के बारे में चर्चा की थी, वैसे न वैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन है और इन डिसीजन में एक ही बात के ऊपर लगातार बात हुई है, और वो बात क्या है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि भारतीय संविधान का जब
दूसरा वाचन चल रहा था 17 अक्टूबर 1949 का। उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है, ये उस समय बताया था उन्होंने। पर सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के बेरूबाड़ी वाद में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये हुआ क्या समझ लेना, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करेंगे। बेरूबाड़ी एक क्षेत्र है, क्या है, एक क्षेत्र है जो कहां पे आता है, आज तो बांग्लादेश के पास चला गया लेकिन पहले भारत के पास था। आपने ये वाली सीमा देखी होगी भारत की, यहां पे ये बांग्लादेश का जो भाग है। अब देखो हुआ क्या था, क्योंकि 1960 में जो बांग्लादेश है वो किसका भाग था, पाकिस्तान का ही भाग था, ठीक है। तो उस समय पाकिस्तान के उस समय जो जनरल थे उनका नाम था फिरोज खान। क्या नाम था, फिरोज खान नून, फिरोज खान, ठीक है। फिरोज खान और भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था नेहरू। क्या नाम था, नेहरू, ठीक है। मैं खाली एक आइडिया दे रहा हूं खाली समझने के लिए कि बेरूबाड़ी क्या है, ठीक है। नेहरू उन दोनों के बीच में समझौता हुआ, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रखती है उसका नाम ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, क्या कहते हैं उसको, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अब ये जो सीमा है, अब सीमा कैसी थी, ऐसी थी। अब सीमा यूं यूं चल रही है। अब जहां तक बांग्लादेश की सीमा है यहां तक भारत की सीमा आ रही है, ठीक है। यहां वापिस बांग्लादेश वाले घुस रहे हैं। तो ये जो सीमा है इसका एक सही तरह से बंटवारा कर दें, इसलिए फिरोज खान और नेहरू के बीच एक समझौता हो गया और इन दोनों ने क्या कर दिया कि इस लेवल पे एक लाइन खींच दी कि ये जो ये जो पाकिस्तान के क्षेत्र है, उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का ही भाग था, ये जो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं वो भारत को चले जाए और ये जो भारत का क्षेत्र है वो पाकिस्तान को मिल जाए। इस लेवल पे दोनों एक दूसरे को भूभाग दे देते हैं और एक सीमा को सही रूप में बना लेते हैं, जो उबड़ खाबड़ सीमा है उसको, ठीक है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी वो अपना बेरूबाड़ी जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को देना नहीं चाहती थी। पश्चिम बंगाल सरकार क्या चाहती थी कि बेरूबाड़ी पश्चिम बंगाल के एक क्षेत्र था उस समय। तुमको पता है, भारत का नक्शा देखा तुम लोगों ने, भारत के नक्शे में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से लगा हुआ एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। अब ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है इसमें एक जिला था जिसका नाम था जलाईगुड़ी। क्या नाम था, जलाईगुड़ी। और जलाईगुड़ी जिले के अंदर एक क्षेत्र था जिसका नाम क्या था, बेरूबाड़ी। और बेरूबाड़ी किसका भाग था, भारत का, जिसको नेहरू ने किसको दे दिया, पाकिस्तान को। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट को यह पूछा गया कि भारत की सरकार भारत का कोई क्षेत्र दूसरे देश को दे सकते हैं क्या, क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है शुरुआत में, वहां पे ये बातें लिखी हुई हैं कि भारत जो है वो किसी अन्य देश के भूभाग को ग्रहण कर सकता है, पर भारत अपने भूभाग को किसी और देश को दे सकता है, ये लिखा हुआ नहीं है संविधान में, ठीक है। तो उस समय ये बात उठी और भारत एक कैसा राज्य था, संप्रभु गणतंत्र राज्य था। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, अंतिम शक्ति किसके पास है, जनता के पास में है, ठीक है। तो प्रस्तावना में जो गणतंत्र शब्द लिखा हुआ है इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया कि भारत की जनता के पास अंतिम पावर है और यहां पे क्या कर रही है सरकार, अपने भूभाग को किसी अन्य देश को दे रही है। भारत की जनता चाहती भी नहीं है, सरकार अपने हिसाब से डिसीजन ले रही है, ठीक है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। पहली बात तो यह कैंसिल करो कि प्रस्तावना के आधार पर चुनौती दी थी गणतंत्र शब्द को, तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरी बात यह थी कि हमारे संविधान में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि भारत के किसी भूभाग को अन्य देश को दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकती है, तो संसद कुछ संविधान संशोधन करके भारत के किसी भूभाग को अन्य देश को दे सकती है। और इसीलिए हमने संविधान में 9वां संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 9वां। और 9वें संविधान संशोधन के द्वारा जो बेरूबाड़ी क्षेत्र था वो हमने किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। आई बात समझ में। और इसी जो वाद था बेरूबाड़ी वाद, कब का था, 1960 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना में लिखा हुआ जो गणतंत्र शब्द था, संप्रभुता शब्द थे, इनको कोर्ट में चुनौती दी। क्योंकि संप्रभुता और गणतंत्र का फाइनली मतलब क्या होता है कि अंतिम शक्ति किसके पास है, जनता के पास। तो जनता डिसाइड करेगी कि भारत का कोई क्षेत्र देना है कि नहीं देना है। फिर जनता को कहां बुलाएंगे, फिर वहां वोटिंग करने के लिए भारत की जनता को पूछने जाएंगे क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा कह दिया इस विवाद से बचने के लिए कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। पहली बात तो खत्म करो पिक्चर। आई बात समझ में। पर ये जो केशवानंद वाला वाद है, इसमें वापिस सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बोलेगा। ठीक है, अपन सारी बातें करेंगे। सबसे पहले लिखो बेरूबाड़ी वाद,
बेरूबाड़ीवाद 1960, बेरूबाड़ीवाद 1960 और डैश करके बेरूबाड़ीवाद 1960 डैश करके इसमें लिख देना। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबाड़ीवाद 1960 में लिख देना। बेरूबाड़ीवाद 1960 में लिख देना। प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अपन जब बेरूबाड़ी, जब पर्टिकुलर इन केसों के ऊपर चर्चा करेंगे तब बात करेंगे, बात की ज्यादा मैं नहीं लिखवा रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, फिलहाल इतना ध्यान में रखना कि बेरूबाड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद एक और मामला था जिसका नाम क्या था, सज्जन सिंह। ठीक है, सज्जन सिंह रतलाम के जागीरदार थे और इन्होंने राजस्थान सरकार के खिलाफ 1965 में संपत्ति के अधिकार को लेकर एक मुकदमा दायर किया था। ठीक है, और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए फिर कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो लिखना सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है लिखना। ठीक है, लिखना बनाम राजस्थान सरकार 1965 में लिखना। प्रस्तावना डैश करके लिखो, प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। मतलब संविधान बनाने वाले जो लोग थे उनके मस्तिष्क में जो विचार चल रहे थे वही क्या है, प्रस्तावना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या लिखा, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, यह संविधान का भाग नहीं है। ये लाइन लिखना पूरी, यह भाग नहीं है, पर फिर से इसने व्याख्या कर दी सज्जन सिंह के मामले में दोबारा। ठीक है, क्या, हाँ प्रस्तावना के आधार पे, मतलब प्रस्तावना को उन्होंने शामिल किया, स्वतंत्रता का अधिकार था उसमें, प्रस्तावना में स्वतंत्रता लिखा हुआ है और उसी को आधार मानते हुए उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता है तो मैं संपत्ति क्यों नहीं रख सकता, तो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें सारे पहलू जुड़ते हैं, एक दो पहलुओं की बात नहीं होती है। जब कोर्ट डिसीजन देता है पूरे संविधान को देखता है कि संविधान में क्या क्या प्रावधान जोड़े जा सकते हैं और सबको देखते हुए सभी भाग से निर्णय दिया जाता है। ठीक है, क्या लिखा, सज्जन सिंह बनाम लिख दिया इसमें, फिर लिखो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 24 अप्रैल 1973 का ये मान था। एस एन सिकरी चीफ जस्टिस थे उस समय, 13 न्यायाधीशों की उस समय सबसे बड़ी पीठ गठित हुई थी। अभी आप खाली लिख देना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, लिखा डैश करके इसमें लिख देना। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अपने पुराने निर्णय को उसने बदल दिया। और एक और बात बता दूं आपको, जब भी जो पुराना डिसीजन होता है उसको अगर बदलना है तो पहले जितने न्यायाधीशों ने डिसीजन दिया था उससे ज्यादा न्यायाधीश होने चाहिए। मान लेना कि 5 न्यायाधीशों ने मिलकर क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो 7 न्यायाधीशों ने मिलकर क्या कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो फिर वो डिसीजन माना जाता है कि ज्यादा न्यायाधीशों की पीठ का गठन करना पड़ेगा। अगर केशवानंद भारती की बात को अगर उलटना है तो कम से कम 14 या 15 न्यायाधीश आने चाहिए एक साथ। ठीक है, बात करेंगे जब न्यायालय पढ़ेंगे उस समय। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पालना है। लिखो प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती के मामले में लिखना प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है।
तथा संसद प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा संसद प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, केशवानंद भारती कौन थे? केरल के मठाधीश थे और उनकी संपत्ति ले ली थी, वही बात था। एक नोट लगा के एक लाइन लिखो नीचे, इसी के नीचे एक नोट लगा के लिखना, संसद प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। संसद प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, कुछ भी कह सकता, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का काम किसका है? न्यायालय के पास है। न्यायालय का फैसला गलत हो तो यूं, न्यायालय का फैसला चेक कौन करेगा? भाई न्यायालय तो न्यायालय है, जिसका काम ही न्याय करने का है, और न्यायालय का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। न्यायालय के ऊपर कौन होता है? कौन चेक करेगा न्यायालय की बात कि सही है कि गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि है तो है, मुर्गी पहले एक अंडा आया तो अंडा आया तो अंडा आया, कन्फर्म। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो फाइनल है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि पहले मान लो कि 5 न्यायाधीशों ने बोला तो उस बात को पलटने के लिए ज्यादा न्यायाधीश चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। किसी 20 न्यायाधीश ने कह दिया, एक साथ 20 न्यायाधीश बैठे, उन्होंने कह दिया कि मुर्गी पहले आ गई, एक जनरल बात कह रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद 22 न्यायाधीशों ने क्या कह दिया? अंडा पहले आया था तो अंडा पहले आया। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलो लिखो, हाँ, इंदिरा गांधी, नेक्स्ट लिखो, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975। लिख दिया वो नोट लगा के? मतलब देखो, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु प्रस्तावना के जो मूलभूत ढांचा है, मतलब कल उठ के संसद पूरी प्रस्तावना को बदल दे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना में कुछ चीजें जोड़ी भी जा सकती हैं, कुछ चीजें हटाई जा सकती हैं, पर मूलभूत बातें जैसे संप्रभुता नहीं हटाया जा सकता, गणतंत्र शब्द नहीं हटाया जाएगा, समाजवाद नहीं हटाया जाएगा, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं हटाया जाएगा, ये संविधान के मूलभूत ढांचे हैं। आ रही बात समझ में? पर जब सुप्रीम कोर्ट लगा कि ये कुछ चीज हटा दी, मुझे पसंद नहीं आ रही, तो सुप्रीम कोर्ट कह देगा ये तो मूलभूत ढांचा है, कैसे हटा दिया? तो संसद चुपचाप बैठ जाएगी, उस समय क्या करेगी? आ रही बात समझ में? तो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखा? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। ये मामला क्या है तो समझ लेना, इसमें कुछ नहीं था। इंदिरा गांधी लोकसभा की उस समय कैंडिडेट थी और इंदिरा गांधी चुनाव जीतने के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी, और इंदिरा गांधी के सामने विपक्ष में एक नेता थे, या उनके सामने जो चुनाव हारे थे, ठीक है, लोकसभा के चुनाव, उनका नाम क्या था? राजनारायण। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की, क्योंकि उस समय इलाहाबाद की बरेली सीट से वो जीती थी। किनका? क्या नाम है? इंदिरा गांधी। तो इलाहाबाद कोर्ट ने क्या कहा कि इंदिरा गांधी अवैधानिक रूप से जीती हैं, मतलब उन्होंने चुनाव में भ्रष्टाचार करवाया। अरे बस, जो सरकारी कर्मचारी थे ना, उनको भी चुनाव प्रचार में लगा दिया था उस समय। तो इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी के जो चुनाव थे उनको अवैध घोषित कर दिया और 3 साल तक इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। ये ऐसा मामला था। अब इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, अब क्या कर सकती है इंदिरा गांधी? तो इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट क्या कर दिया? 1975 में सरकार बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी कि देश में अशांति चल रही है, आपातकाल लागू कर दिया जाए। सब विधानसभा वगैरह भंग कर दी और तानाशाह बन गई 1 साल के लिए। कोर्ट ने क्या बोल दिया? उसका असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब उनको पद से हटना था। अब पद से हटना था, उससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब को फोन कर दिया कि आपातकाल की घोषणा कर दो।
और इंदिरा गांधी ने आपातकाल की जैसे घोषणा कर दी, तो सब कुछ सारे पावर्स किसके पास आ गई? सरकार के पास आ गई। आपातकाल में ऐसा ही होता है कि सारी पावर्स किसके पास चली जाएंगी? सरकार के पास। और इंदिरा गांधी ने सब कुछ भंग करवा दिया, कुछ नहीं कर सकता। क्यों पूछे? डायरेक्ट लगा सकते हैं। हम जब सरकार पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। इंदिरा गांधी ने 1975 में डायरेक्ट आपातकाल लगा दिया, और आपातकाल लगाने का कारण क्या बताया? देश में अशांति चल रही है, जबकि उसकी सरकार गिरने वाली थी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि अशांति हो रही है इसलिए आपातकाल लगा देते। तो उसके बाद जैसे इंदिरा गांधी सरकार हटी, 1975 में लोगों को आपातकाल में जबरदस्त लोगों के साथ अत्याचार हुए, तो उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार तो रही नहीं। अगले प्रधानमंत्री बने कौन? मोरारजी देसाई बने। और मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी ने जो जो कांड किए वो सारे बदलने के लिए फिर उन्होंने संविधान संशोधन किया, और वो संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन। और उसके द्वारा उन्होंने क्या लिख दिया कि प्रधानमंत्री के कहने पे आपातकाल नहीं लगेगा, पूरे के पूरा मंत्रिमंडल कहेगा तो आपातकाल लगेगा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री और सारे मंत्री लिखित रूप में साइन करके राष्ट्रपति को देंगे तो आपातकाल लगेगा। ऐसे ही फोन करके अशांति हो गई और आपातकाल लगा दो तो ऐसे नहीं लगेगा। और दूसरी बात उन्होंने लिख दी कि अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगेगा, अगर हथियारों के साथ अगर जनता विद्रोह करती है तो आपातकाल लगेगा। ऐसे तो कल उठ के कोई भी प्रधानमंत्री अपनी सरकार बचाने के लिए आंतरिक अशांति चल रही है करके आपातकाल की घोषणा करवा दे तो हरी बात समझ में। तो ये सरकार पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। बस आप तो इतना समझ लेना कि ये ऐसा मामला था जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और इंदिरा गांधी ने आपातकाल ठोक दिया। मजा मारो अब तो यूं करके। ठीक है, सारी पावर मेरे हाथ में, कौन हटाएगा मेरे को? ठीक है, तो लिखो इस मामले में बाद में जब इसका डिसीजन आया आपातकाल के बाद, उस समय क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने वो लिखना। ठीक है, तो इसमें लिखना प्रस्तावना 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 किसी प्रस्तावना किसी व्यक्ति की ऑब्लिक करके विधायिका भी कर देना। प्रस्तावना किसी व्यक्ति या विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना किसी व्यक्ति या विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, और ना ही किसी की शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है, और ना ही किसी की शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है। मतलब प्रस्तावना जो है, लिखो एक बार, ना ही किसी की शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है। कहने का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 1973 में? प्रस्तावना संविधान का भाग है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कह दिया कि प्रस्तावना भले संविधान का भाग है, पर प्रस्तावना की बातें जो लिखी हुई है उसके आधार पर न तो किसी को शक्ति प्राप्त होगी और न ही किसी की शक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगेगा। गणतंत्र शब्द लिखा हुआ है, गणतंत्र को लेकर कोई आप विवाद करने आओगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, पर प्रस्तावना में जो बातें लिखी हुई हैं उस बातों को लेकर आप कोर्ट में चुनौती नहीं दोगे किसी भी बात को। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, लास्ट लिख दो LIC बात, उसके बाद प्रस्तावना हमारी खत्म। LIC बात 1995 LIC बात में लिख देना प्रस्तावना LIC बात 1995 प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? पहले तो भाग नहीं है यूं बोला, फिर बोला कि भाग है, और फिर अब क्या बोल रहा है कि संविधान का जो आंतरिक हिस्सा है वो क्या है? प्रस्तावना है, या प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। और ये सेकंड गेट 2018 के पेपर में यहां से क्वेश्चन आया था कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, ये कैसे बोला गया है? जब ये क्लासों में पढ़ा रहे थे उसी दिन सामने की जो स्कूल है, ठीक है, स्कूल का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, पर उसी स्कूल में सामने जो है ना जस्ट वहीं पे पेपर हो रहा था, और उसी पेपर में उसी दिन पढ़ाया कंटेंट वहीं पे आया था वो क्वेश्चन ही। ठीक है,
कि यही उस समय पढ़ाया और ये आज भी मुझे याद है, वो सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया था कि एलआईसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस डिसीजन में कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, और ये बोला गया था कब? एलआईसी वाद 1995। तो ये प्रस्तावना के बारे में लगभग चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुभकामनाएं।